नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपको सीटेट का नोटिफिकेशन और संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया था, तो उसी क्रम में हम इन्वायरमेंट की क्लास में आज प्रीवियस ईयर पेपर, ये पेपर है 18 सितंबर 2016 का, इसको कराएंगे। और इसी तरह से कम आपको 15 प्रीवियस ईयर का पेपर इन्वायरमेंट का हम कराएंगे। ये प्राइमरी लेवल के लिए है। तो इसको आप देखें और समझें कि पेपर में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें पेपर किस तरह से आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और इसी से फिर पहले हम 2 पेपर कराएंगे, फिर इससे संबंधित जो क्लास है, जो सिलेबस में है, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस करेंगे। फिर आप देखेंगे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उन चैप्टर्स में इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका हम साथ शार्ट में इसकी व्याख्या भी देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पर्यावरण अध्ययन कि अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन में, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। पहला है ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। तीसरा, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो ये जो है कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक क्वेश्चन सही हो सकता है, एक से अधिक क्वेश्चन भी सही हो सकता है, इस तरह का है। तो आपको ये देखना, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, सही बात है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ठीक बात। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है, सब दोनों को रुचिकर होनी चाहिए। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो सामग्री हो वो मूल्यवान हो, इससे कोई नहीं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी सही बात है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा इसमें? 2, ए बी डी, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और डी वाला सही। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, यानी एक कथन को छोड़कर सभी कथन इसमें ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। तो कौन सा ऐसा कथन है कि जो नहीं प्रस्तुत करता है, ये आपको देखना है, ठीक। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, सही बात है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी सही है। आपसे चर्चा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है।
यही ऑप्शन है। इसको छोड़कर जो बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। परस्पर सहयोग और विचार विमर्श या बहस से बच्चों में ज्ञान वर्धन होता है और यह पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। प्रौढ़ों या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों का मनोबल प्राप्त होता है, परंतु यह विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। ये जो है विद्यालयी पर्यावरण का भाग नहीं है। यहाँ से तो क्या नाम है, बच्चों को मनोबल मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, लेकिन ये विद्यालय का भाग नहीं है, इसलिए हमें चौथा ऑप्शन पे मतलब लगाना है। ठीक। अब अगला देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ये कह रहे हैं कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है। पहला ऑप्शन दत्त कार्य दिया है, दूसरा ऑप्शन कागज पेंसिल परीक्षण दिया है, तीसरा मौखिक प्रश्न दिया है, चौथा निर्धारण मापनियां दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा मौखिक प्रश्न। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए मौखिक प्रश्न उपकरण जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सीटेट कोई फैक्ट बेसिस बहुत नहीं रहता है कि आप ऑनलाइनर याद कर लिए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप इसका रोग लिखकर चले आए। ठीक लगा? नहीं, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो चौथा क्वेश्चन, जब आप एक पेपर, दो पेपर करके 8-10 पेपर का सेट हल करेंगे और उसकी बारीकियों को समझेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चौथा देखें, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। कह रहा है कि नीचे जो है ये ऑप्शन में कुछ सहजानुभूत विचार, बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है, तो वो बताना आपका। पहला ऑप्शन अब दिया है इसमें, कुछ सब्जियां फल हैं। दूसरा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। तीसरा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। इसमें आपको बताना है नीचे पौधों के बारे में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है, कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा पहला, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां पौधे के फूल होती हैं, जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में होती हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोग से पूछिए, मतलब जो वयोवृद्ध हैं, जो वृद्ध हैं आपके आसपास के लोग, उनसे पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब प्रश्न है कि उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो प्रश्न किया जा रहा है, इससे निम्नलिखित में से कौन से कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है चर्चा, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है अभिव्यक्ति, चौथा है प्रयोग। तो यहां आप प्रयोग वाला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही मानेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि
कौशल के आकलन की संभावना नहीं, इसमें कौशल, वहां प्रयोग तो आपको करना नहीं है, क्योंकि आप जब पूछ रहे हैं तो वहां चर्चा होगी, प्रश्न पूछा गया, इसकी भी मतलब प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है इसका भी आकलन होगा, चर्चा क्या हो रही अभिव्यक्ति का भी आकलन होगा, लेकिन प्रयोग नहीं होगा क्योंकि मौखिक सवाल हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों को की रद्दी सामग्री, ध्यान दीजिए, रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक को शैक्षिक अभिप्राय नहीं, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री जो यूजलेस हैं, जो मतलब रद्दी सामग्री हैं, उनका उपयोग करके कुछ बनाने को कहता है, उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ, अब ये मतलब है शिक्षक क्या मतलब जो बनाने के लिए कह रहा है वो किस चीज से संबंधित नहीं है। उसके कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ऑप्शन पहला दिया है। दूसरा दिया है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तीसरा दिया बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। चौथा दिया बच्चों की पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो देखिए जैसे पुरानी वस्तु का जो है, जब शिक्षक पुरानी वस्तु से जो रद्दी सामग्री है उससे कुछ बनाने को कहता है, तो वह कूड़े से जो है जो श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजित करना, ये भी ठीक है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, देखिए कक्षा में आप श्रेष्ठ और निम्न कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अर्थात शिक्षक का ये अभिप्राय नहीं हो सकता कि केवल इसलिए सामग्री बनाने को कहे ताकि ये हम देख सकें कौन बच्चा श्रेष्ठ है कौन बच्चा निम्न है, क्योंकि शिक्षक को एक छात्र को समान दृष्टिकोण से ही हमेशा देखना है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ठीक, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, इसमें दो है कथन निष्कर्ष टाइप में। ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ठीक, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब ये तो हो गया जो कथन इसमें मतलब दिया है। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा, यानी ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, यानी यहाँ आकलन संबंधित विषय प्रश्न पूछे गए हैं कि मतलब इनसे क्या अभिप्राय निकलता है। जैसे मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ठीक, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो आप कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, फिर उसका आकलन कर रहे हैं कि मैंने इसको कितना अच्छा बनाया। तो इस प्रकार इसमें आप सही आंसर आपको ढूंढना है क्या, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन। ठीक बात, शिक्षकों द्वारा समग्र आकलन और शिक्षकों का स्वाकलन। तो इसमें बच्चों और शिक्षकों, इसमें जो है बच्चों और शिक्षकों दोनों के आकलन की बात की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ये कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो किस तरह की होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं सरकार अपनी नीतियों में मातृभाषा में शिक्षा देने की
जो है बात करती है। और नीति शिक्षा नीति में भी ये है कि बच्चों को शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में देनी चाहिए। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, यानी जो उसकी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें शिक्षा होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, कूट का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। मतलब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है, और जो हमारे घरों में नहीं रहते, मतलब ये हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, यानी इससे इस क्रियाकलाप को शिक्षक छात्रों से करवाकर क्या आकलन करना चाहता है या क्या देखना चाहता है या इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके पास है, सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है, अवलोकन का विकास करना चाहता है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना चाहता है, डाटा संग्रह का विकास करना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ डाटा संग्रह से नहीं, आप छात्र से डाटा डाटी का जो है क्या नाम है वो नहीं कर सकते हैं अपेक्षा। यहाँ साथ आप अगर उसको कह रहे हैं, आप पशु के चित्र दे रहे हैं, उससे रंग फिल करने के दे रहे हैं, तो वो अलग अलग रंग अपने अनुसार भरेगा। तो यहाँ उसकी सृजनात्मकता का विकास होगा, करना चाह रहे हैं आप। अवलोकन का विकास करना चाह रहे हैं को मतलब छात्र के अवलोकन की क्षमता क्या है, कैसे क्या देख रहा है, ठीक। वर्गीकरण कौशल का विकास करना चाहते हैं, ये बात सही है। यानी ऑप्शन आपका ए बी सी, तीसरा ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे 10वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन अभी एक ऑप्शन नीचे उसको दिखाएंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यानी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? ऑप्शन है, विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं। चौथा ऑप्शन है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा इसमें, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर, ये देखिए एक कारण, प्रश्न पढ़ना ये जरूरी है, निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। यानी इसको छोड़कर क्या, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, इसको छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। यानी आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। 11वां देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन आपके पास है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, विभिन्न बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ठीक। अब कहा उपरोक्त में कौन सा सही है।
तो समुदाय के साथ, जैसे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन क्रिया का अवसर प्रदान करना, ठीक बात है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ठीक बात है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ठीक बात है। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, एफिशिएंसी, यानी चारों ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 12 से 14 तक, इसमें ये जो दिया है कथन, इसके अनुसार आपको 12, 13 और 14 का आंसर देना है। 12 प्रश्न संख्या 12 से 14 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित, यानी ये जो अवतरण दिया हुआ है इस पर ये आधारित है, ठीक। कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। जैसे एक प्रश्न कह रहा है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। उत्तर बच्चे दे रहे हैं पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये इस तरह के आंसर बच्चे दे रहे हैं। एक टीचर है जो कटोरे में पानी को बॉयल होने की प्रक्रिया को दिखाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दिखाता है, फिर बच्चों से प्रश्न उसके बारे में पूछते हैं, मतलब ऐसा कैसे। तो कुछ बच्चे कहते हैं पानी गुम हो गया, कुछ बच्चे कहते हैं कटोरे ने पानी सोख लिया, कुछ बच्चे कहते हैं आग ने पानी पी लिया, कुछ कहते हैं भगवान ने पानी पी लिया। अब इसके अनुसार आपको उत्तर देना है। ये उत्तर जो है, अब एक प्रश्न आपका है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। यानी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं कि आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया, कटोरे ने पानी सोख लिया, तो ये उत्तर जो है ये बच्चों के बारे में क्या बताते हैं, बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। ऑप्शन वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। देखिए सीटेट या टेट कोई भी एग्जाम होता है वो ज़्यादातर बाल केंद्रित होता है, तो इसमें आप अधिकतर आंसर करेंगे ऐसे जिसमें आप बच्चे को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसको कम में आकलन नहीं कर सकते, ठीक। तो ये कहना कि बच्चे आकलन अवलोकन नहीं कर पाते, गलत बात है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। बच्चों की सोच गलत है, ये तो बहुत गलत आंसर है। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, नहीं तर्क संगत है, वो जो देखा है, जो सोच सकता है, सोच समझ कर तर्क दे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा, यानी प्रश्न के अनुसार ये बच्चों और उनके विचारों के बारे में ये बताता है आंसर, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है, मतलब ये अलग अलग तरीके से बच्चे अपना अपना विचार दे रहे हैं, ठीक। दूसरा है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। अब जैसे उत्तर बच्चों ने दे दिया, कटोरे ने पानी सोख लिया, भगवान ने पी लिया और तमाम, तो शिक्षक जो है अब ऐसे उत्तरों का सामना किस प्रकार करें, कैसे उसको करेक्ट करें, ठीक। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को बता दे कि वे गलत हैं, नहीं ये आप गलत हो जाएगा आपका, ये आप नहीं कह सकते कि वो गलत है। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, अभी इसको आप पेंडिंग में रखिए। वाष्पीकरण, क्योंकि इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। नहीं, देखिए वाष्पीकरण परिभाषा देने तक ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात गलत हुई यहाँ पे। रटंत विद्या गणंत विद्या, तो याद रखने का समस्या नहीं होना चाहिए। याद रटने की कोई भी सीटेट में या मतलब एजुकेशन में रटने जैसा कोई प्राविधान विशेष नहीं, ठीक। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो ये देखिए जल चक्र का चार्ट उनके सामने प्रदर्शित कर देंगे तो बच्चे हैं वो उतना समझ ना पाए, ठीक। लेकिन ये सही है कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, यानी उन बच्चों को जानने के लिए, फिर उनके विचार को जाने और फिर उनके विचार को करेक्ट करें बात चर्चा करके। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का
आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। यानी वाष्पीकरण के विषय में बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए, यानी वाष्पीकरण के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं ये जानने के लिए, ये आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है, ये प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। उनसे आप प्रश्न दे सकते हैं कि आप जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दूसरा ऑप्शन है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है जल चक्र के रूप में सोपानों की सूची बनाइए। चौथा है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ऑप्शन आप देखेंगे क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों को वाष्पीकरण के विषय में उनकी विविध प्रकार की सोच को बता सकते हैं, क्योंकि ये ओपन क्वेश्चन है, ओपन टाइप क्वेश्चन है। तो ये उसमें जो भी समझ में उनको आएगा वैसा आंसर देंगे, इससे उनका आकलन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ये तो मैप से आप देखेंगे, मैप में तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें सही आंसर आपका सीधा सीधा होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक, ये जो है 2 राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है चार्ट बेस है कूट का। तो पहले हम इसको देखेंगे। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यानी स्थान दिया है और उस जगह पे किस तरह के घर बनाए जाते हैं इसका विवरण दिया है। मनाली दिया, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर नहीं, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर। ठीक बात है। मनाली में तो इसका ऑप्शन इसको मिला देंगे 2 वाला, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर मनाली में बनते हैं। राजस्थान में बांस के खंभों को ऊंचे मीठे ये तो नहीं बनते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर, राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। ठीक। असम में बांस के खंभों पर बने, यानी पहला ऑप्शन बने उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। यानी 1 का 2, A का 2, B का 4, C का 1, लद्दाख और D का 5 वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है, इसमें आपका आंसर 3 वाला सही हो जाएगा। 3, ठीक, ये वाला ऑप्शन। A का 2, B का 4, C का 1, D का 5, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनकी त्वचा पे अलग अलग तरह के पैटर्न बने होते हैं, डिजाइन बनी होती है। तो ये पूछ रहा है कि पैटर्न उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। मतलब पूछ रहा है किस कारण से होते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। दूसरा, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन सही है, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति 18वां क्वेश्चन है ये, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। यानी जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर
और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 227, जंगल भूमि अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसका सही आंसर है तीसरा, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यानी ऐसे रोग बताना है, इसमें से ऐसे समूह को छांटना है जो मच्छरों से फैलते हैं। ऐसे रोग, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ये गलत बात है, यहाँ से आप पकड़िए इसे। मलेरिया, HIV, एड्स, ये भी गलत बात है, मच्छरों से नहीं फैलते। HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये जो ऑप्शन आपका है मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये जो हैं मच्छरों के माध्यम से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घटपर्णी पौधा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और याद भी रखेंगे। कह रहा है घटपर्णी पौधा निपेंथिस जो है, निपेंथिस के नाम से भी पूछा जा सकता है, घटपर्णी के नाम से पूछा जाता है, का मुंह छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है निकालना है आपको। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो है तीसरा है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसमें छांटना है कि जो खाद्य पदार्थ दिए गए हैं इसमें किसमें लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन आपके पास है आंवला पालक गुड़, दूसरा आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो पहला ऑप्शन है, आंवला पालक और गुड़। 22वां, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाली व्यवसाय आए थे, यानी ये जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में मिर्च लाने वाले कौन से व्यवसायी थे, व्यापारी कहाँ के थे वो? उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, यानी दूसरा ऑप्शन से। मिर्च सबसे पहले मैक्सिको में उगाया गया था। कहाँ पे? मैक्सिको में। जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भागों में फैले हैं। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च को भारत में लाया जाता है। ठीक, अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? यानी ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा गलत ऑप्शन, बया गलत ऑप्शन, कलचिड़ी गलत ऑप्शन। तो सही ऑप्शन आपका है फाख्ता। ये ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पशु के विषय में
नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यानी पशु के बारे में ये बता रहा है, आपको पहचान करना कि कौन सा पशु है। ये सीटेट का बहुत ही प्रिय कहिए क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान में रखिए, इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखिए, घुमा फिरा के आ ही जाता है। पहला आप ये जो आप पहले इस पढ़िए, यह भालू जैसा दिखता है। भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, परंतु भालू नहीं है। देखिए कह दिया भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर, ये ध्यान देना है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यानी 24 घंटे में 17 घंटा सोता है, वृक्ष से उल्टा लटक कर। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यानी उसी पर अपना भोजन पानी इसका उसी वृक्ष पर चलता रहता है। ठीक, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी इसकी उम्र कितनी है, कितने वर्ष जीवित रहता है, 40 वर्ष तक। तो आपको बताना है इसके इन गुणों से आप पहचान करिए कि कौन सा, ठीक है, पशु है। तो पहला लंगूर, लंगूर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। चिंपैंजी वो भी नहीं, पांडा वो भी नहीं, स्लॉथ, ये ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है और सही ऑप्शन है। इसलिए आप याद रखें कि स्लॉथ जो है ऐसा पशु है जो 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी पत्तियों को खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। भालू नहीं है लेकिन भालू जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। यानी ये जो समूह जीवों का दिया गया है इसमें सबसे तेज यानी सबसे जो श्रेष्ठ दृष्टि किसकी होती है, तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देखते हैं। यानी मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूरी देखते हैं। अब ऑप्शन है आपका बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली। देखिए यहाँ तो सांप को आंख नहीं होती है, ये तो ऑप्शन कट गया। बाघ, तेंदुआ हमारे जंगली हैं, सांड के बारे में जानते हैं कितने दूर देखता है, ऐसा तो है नहीं कि आपसे ज्यादा 4 गुना देखता है। चील, गरुड़, गिद्ध, इस पर ऑप्शन विचार करना है, मधुमक्खी, मच्छर, तितली पर नहीं। तो ये चील, गरुड़ और गिद्ध वाला ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। ये मनुष्य की दृष्टि की अपेक्षा 4 गुना अधिक देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। यानी कुछ विवरण दिए गए हैं जिसमें खेती के ढंग को बताए गए हैं और आपको पहचान करना कि कौन सी खेती के विवरण दिए गए हैं, इस तरह की कौन सी खेती होती है। अब देखिए क्या है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। एक फसल को काटने के बाद, देखिए ये प्रश्न समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ जाता है, किसी भी पेपर में आ जाता है, सीटेट में ही नहीं यूनिट एग्जाम के पेपर में आ जाता है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है, मतलब जब उसको फसल काटने के बाद छोड़ दिया जाता है तो फिर इसमें जो भी कुछ उग आता है, बांस या अन्य खरपतवार, घास फूस, उसको ऐसे ही उग आता है, उन्हें उखाड़ा भी नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है, मतलब उन्हें काटा जाता है फिर उसे जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है और जो राख होती है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो मतलब ऐसी विशेषता पाने वाली कौन सी खेती है जिस इस तरह से जो तैयार की जाती है, तैयार होती है। पहला सहकारी खेती, ऑप्शन है सहकारी खेती। दूसरा ऑप्शन है झूम खेती। तीसरा सीढ़ी नुमा खेती। चौथा सिंचाई खेती। तो इसका सही ऑप्शन आपका है झूम खेती। यानी ये झूम खेती की विशेषता है कि फसल को काटने के पश्चात उसे कुछ वर्षों के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, बाद में जो उसको उसमें बांस जो खरपतवार उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, उन्हें जला दिया जाता है, काट कर जला दिया जाता है और इस राख से उर्वरा शक्ति खेत की बढ़ती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा मतलब खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता गहराई तक और उस पर बीज छिड़ककर खेती की जाती है, तो इसे झूम खेती कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। बीन की ध्वनि को सुनकर सांप आप देखते हुए इधर उधर घूमता रहता है, सपेरा इधर उधर घुमाता रहता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? मतलब ये जो अनुक्रिया कर रहा है कि जिधर बीन जा रही है इसी से घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, ये अनुक्रिया क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? पहला ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। ठीक, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन है इसका पहला होगा। वो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति, जो वाद्य यंत्र है उसके प्रति, जो उससे जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति वह क्या नाम है, अनुक्रिया करता है। ठीक, सांप को कान नहीं होते, वो अपनी त्वचा में कंपन से ध्वनि को सुनता है। ऐसे में जब कोई सपेरा अपनी वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके इधर उधर घुमाता है। ठीक है, तो सांप को कान नहीं होता है कि वो सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है। ये परिवार, ये चैप्टर है सीटेट का, परिवार और मित्र। तो उसमें क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। यह कथन है। अभी कथन के बारे में बताना है कि किस प्रकार का कथन है। ठीक, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार। तो आपको आंसर देना है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन में अब बताना इन चारों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया। ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि परिवार संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, तो परिवार कई प्रकार होते हैं, तो एक ही प्रकार से वर्गीकरण परिवार का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। तो मानव के पेट में अम्ल पाया जाता है। ठीक, वो उसकी प्रकृति HCl अम्ल होता है। तो पूछ रहे हैं कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मानव के पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कोई एक अम्ल होता है, ठीक, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 2 ऑप्शन थोड़ा लंबा है, इसको देखिए, पहले पढ़िए। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ या पौधों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। यानी कक्षा 3 के एक शिक्षक ने बच्चों को कुछ पत्तियों को जो है कुछ पत्तियां देता है और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए कहता है। वे नींबू के, आम के, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि के हैं पत्ते, उनको वर्गीकृत करने को कहा। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। अब सभी विद्यार्थी अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें पहला वर्गीकरण है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। तो कुछ विद्यार्थियों ने इन जो है जो पत्तियां हैं इन सब की, उसका वर्गीकरण उनकी दवाओं के गुणों के आधार पर किया और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों के आधार पर किया। कुछ विद्यार्थियों ने बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां के आधार पर किया। तो शिक्षक ने समूह को सही माना, ए समूह को सही माना और समूह बी को गलत। ये हो गया जिन उनके दवाओं के गुण और गुण के आधार पर वर्गीकरण किया उसमें से उसको सही माना और दूसरे को गलत माना जिन लोगों ने बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियों के आधार पर किया। निम्नलिखित, अब बताना यह है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है। अब इसमें से कौन सा कथन अधिगम को प्रतिबिंबित करता है उस आंसर के अनुसार। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसके विभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। दूसरा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों की कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है
तथा इसके एक ही सही उत्तर होता है। ये ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर बच्चे इस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं कि उनके दवाओं के गुणों के आधार पर या गुण रहित के आधार पर कर रहे हैं, तो ये बहुत विशिष्ट कार्य है वर्गीकरण का, स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। ये आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार इन्वायरमेंट के प्राइमरी लेवल के, ठीक, प्राइमरी लेवल के 1 to 5 के लिए इन्वायरमेंट का ये पहला पेपर हमने आपको सॉल्व कराया, जो 2016 18 सितंबर का पेपर है। इसी तरह से हम कम से कम आपको 10 पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। इसके साथ ही जो ये प्रश्न आए हैं, जिस सिलेबस से आए हैं, कंप्लीट सिलेबस जो सीटेट का है, सिलेबस से बाहर एक भी पॉइंट नहीं रखेंगे। इसका आपको मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, और जो चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से की क्लास रहेगी उसके अगले दिन उसी चैप्टर से संबंधित कम से कम 15-20 क्वेश्चन हम देंगे। फिर जो है आपको उन्हीं को तैयार करना है, करते करते पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और 10 सेट कम से कम आपको प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कराएंगे। और इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।